brought to you by ITIL and Hire. आंध्र प्रदेश में पांचा, पंजाबी में लाचा, मलयालम में मुंडू, बांग्ला में धुती, तमिल में वेस्ती, मराठी में धोतर और उत्तर में धोती। एक कपड़े के शायद ही इतने नाम हो। बिना ताम झाम का कपड़ा, ज्यादा शोशेबाजी नहीं, रंग भी सोबर सफेद। कुछ खास मौकों को छोड़कर ऐसा लगता है थान से निकाल कर इसे सीधा कपड़ों की दुनिया में भर्ती कर लिया गया हो। इस सादगी के बावजूद ये देश के सबसे पुराने पहनावों में से एक है। वैरायटी हमने आपको शुरुआत में बता ही दी। हर दूसरे राज्य में इसका नाम अलग, पहनने का तरीका अलग, पर कपड़ा कमोबेश एक ही, धोती। नाम अलग, काम एक ही। ये कभी क्रांति का सिंबल भी बनी, गांधी जी जिसे पहनकर राजा से मिलने पहुंचे। कभी इसे पहनने वालों के साथ भेदभाव किया जाता था। एक दौर में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गलत आंका। फिर बंगाल में कुछ ऐसा हुआ कि लोग इसे पहनकर सड़कों पर उतरने लगे। कोर्ट में जज, वकील सब इसे पहने नजर आते। कुछ 5 गज का ये कपड़ा तमाम देश के इतिहास को लपेटे है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें हम कपड़ों का इतिहास बताने वाले हैं। जैसे मानव सभ्यता, इंसानों और स्थानों का अपना इतिहास है, वैसे ही कपड़ों का भी है। 3 एपिसोड की सीरीज में हम इतिहास बता रहे हैं डेनिम जीन्स का, ब्रा का, पर आज बात होगी धोती की। बाकी 2 एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सरल सी धोती की कहानी आज की नहीं है, ना इतनी आसान है, क्योंकि ये किस तरह से पहनी जाएगी, कहाँ पहनी जाएगी, किस समय पर पहनी जाती रही है, वगैरह वगैरह के आधार पर इसके कई नाम हैं। पर हमारी कहानी आज से कुछ 5,000 साल पहले शुरू होती है। चार्ल्स फैब्री अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन ड्रेस में लिखते हैं, शरीर पर कपड़ा लपेटने का जिक्र भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समय से है। मोहरों और अवशेषों में एक शख्स शॉल जैसा कपड़ा लपेटे नजर आता है। वहीं 13वीं सदी में एक कांस्य तस्वीर में एक महिला दिखाई गई, जिसमें महिला कमर में एक महीन कारीगरी का कपड़ा या धोती पहने दिखती है और बाकी शरीर में जेवरों के सिवा कुछ भी नहीं। सभी उच्च वर्ग और ज्यादातर निचले तबके की महिलाओं को बिना ऊपर के कपड़ों के दिखाया गया है, यानी सिर्फ शरीर के निचले हिस्से में कपड़ा लपेटे। अजंता की गुफाओं में मौजूद महाजनक जातक की तस्वीर में भी ज्यादातर महिलाएं ऐसे ही कुछ वेशभूषा में नजर आती हैं, सिवाय विदेशियों के। ऊपर के कपड़े पहनने वालों में ज्यादातर विदेशी होते थे। बाकी नीचे के धोती जैसे कपड़े का जिक्र वैदिक काल से मिलता रहा है, जिसमें बिना सिले कमर पर लपेटे जाने वाले सादे कपड़े की बात होती है। वहीं फाब्री ये भी बताते हैं कि आज की साड़ी कमोबेश धोती सी ही थी, जो पहले आज की तरह लंबी सी नहीं होती थी। साड़ी का जिक्र महाभारत के समय में भी मिलता रहा है, लेकिन उस वक्त की साड़ी को भी धोती कहा जा सकता है, क्योंकि वो इतनी लंबी नहीं रही होगी। अब कपड़ा एक ही है, सीधा सपाट, पर इसे पहनने के तरीके के हिसाब से इसमें कई अंतर रहे हैं। उत्तर भारत में इसे अलग अलग तरीके से पहना जाता रहा है, वहीं दक्षिण भारत में इसे अलग। कहीं इसे सीधा लपेट लिया जाता है, कहीं पैरों के बीच से निकालकर इसे पैंट जैसी शक्ल दे दी जाती है। देश में जिस दिशा में जाएं, वहां इसे एक अलग पहचान मिली। लेकिन फिर एक वक्त पर अंग्रेजों की हुकूमत देश पर काबिज हुई। देश उनके अधीन हो गया। विदेशी कपड़े से भारतीय बाजार भरे जाने लगे। सस्ता कपड़ा भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाने लगा। ऐसे में धोती का भविष्य भी खतरे में था। भारत के राष्ट्रीय कपड़ों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक चपकन हिंदू और मुस्लिमों का साझा पहनावा था। इसमें जितने बदलाव हुए, हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर किए। अगर कोई एक नस्ल भारतीय बनकर उभरती है तो उससे मुस्लिम हिस्से को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई हमारी नेशनल ड्रेस बनकर उभरी तो वो एक हिंदू मुस्लिम ड्रेस होगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह ख्याल 1950 के आसपास व्यक्त किए थे। उस वक्त तक ऐसा नहीं लगता था कि भारतीय पुरुष कभी धोती तक वापस लौटेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये ऑफिस और अदालतों के लिए सही नहीं है। इसे हिंदू मुस्लिमों से जोड़कर भी नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि खासकर हिंदुओं से जुड़ी रही है। लेकिन कुछ सालों बाद ही बंगाल की सड़कों पर धोती की वापसी होती है। ये दौर था बंगाल के बंटवारे का। वायसराय कर्जन ने बंगाल के बंटवारे की घोषणा की, जिसके बाद धोती करीबन 5 सालों के लिए स्वदेशी का सिंबल बनकर उभरी, क्योंकि ये विदेशी कपड़ों से इतर घरेलू उद्योगों में बनाई जाती थी।
स्वदेशी की वकालत करने वालों ने इस पहनावे को गर्व से चुना। बंगाल में धोती के उत्साह को देख जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू काफ़ी उत्साहित थे। अपने बेटे को लिखे एक खत में वो लिखते हैं, बंगाली लोगों का पायदान बंगाल में ऊपर होता जा रहा है। वो नंगे पांव धोती पहनकर दफ्तर जाते हैं और कुछ भी विदेशी पहनने से मना कर देते हैं। बंगाली हाईकोर्ट जज, बैरिस्टर, व्यापारी और सम्मानित लोगों ने अंग्रेजी कपड़े उतार फेंके हैं। हजारों भारतीय उद्योग उभर आए हैं। हम ब्रिटिश इंडिया के सबसे अहम दौर से गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये सादा सा परिधान भारतीयों के विरोध का प्रतीक बना, गर्व का चेहरा। लेकिन विरोध का सिंबल बनी ये धोती अंग्रेजों की नज़र में इतने सम्मान से नहीं देखी जाती थी। धोती को लेकर अंग्रेजों के मन में अपने मत थे। भेदभाव के केंद्र में भारतीयों के कपड़े भी रहे। इसी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा एमा टार्लो अपने किताब क्लोथिंग मैटर्स में लिखती हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय 19वीं सदी की बात है। बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्ता राजा की पार्टी में गए, जहां उन्होंने अंग्रेजों जैसे कपड़े पहनकर अपने साथियों को चौंका दिया। वो पूरी यूरोपियन ड्रेस में थे। ये देखकर राजा ने उनसे सवाल पूछा कि वो धोती और चादर में क्यों नहीं आए। कवि ने हंसकर जवाब दिया, अगर मैं वो पहनकर आया होता तो पार्टी में जग और रुमाल लिए घूम रहा होता। वहीं दूसरे एक मौके पर वो झील से धोती पहने निकल रहे होते हैं। ये देखकर उनके दोस्त उनको ताना देते हैं कि अब तुम्हारा कोट और टोपी कहाँ है। कवि जवाब देते हैं कि आदमी के कई चेहरे होते हैं, वो खुद को जैसे मौके में पाता है वैसा ही बन जाता है। इससे समझा जा सकता है कि धोती को उस समय किस नज़र से देखा जाता था। विदेशियों की पार्टी में वेटर्स के पहनावे के तौर पर इस भेदभाव के और भी किस्से सुनने को मिलते हैं। एमा टार्लो अपनी किताब क्लोथिंग मैटर्स में ब्रिटिश समय के भारत के एक किस्से का जिक्र करती हैं, जिसके ज़रिए उस वक्त के हालात को समझा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। सार्वजनिक शौचालय तक बटे रहते थे। एक हिस्सा सभी के लिए होता था, एक हिस्सा सिर्फ यूरोपियंस के लिए। हालांकि जब साल 1924 तक कंपनी का भारतीयकरण हो गया, या कहें वो भारत के माहौल में रम गई, ढल गई, तब यूरोपियंस ओनली का साइन बोर्ड बदला और इसकी जगह जेंटलमैन इन यूरोपियन ड्रेस ने ले ली। कहें तो नस्लीय भेदभाव ने एक रुख लिया जो कपड़ों तक आ पहुंचा। यानी अब आम भारतीयों के साथ कपड़ों के आधार पर भेदभाव होता और विदेशी सूट पैंट वाले जेंटलमैन के साथ नहीं। इसकी वजह भी थी क्योंकि अंग्रेज स्थानीय रसूखदार लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिरे से भारतीयों के साथ भेदभाव की बजाय ये रास्ता चुना। एमा एक किस्से का जिक्र भी करती हैं, जिसमें बताया जाता है कि कैसे यूरोपीय कपड़ों और चाल ढाल का फायदा आम लोगों को मिलता था। बकौल क्लोथिंग मैटर्स इसी दौर में मिशन स्कूल में एक गरीब लड़का था, जिसने अंग्रेजी सीखी और यूरोपियन ड्रेस, टोपी वगैरह लगाकर इंटरव्यू देने पहुंचा। उसका सिलेक्शन तुरंत सरकारी दफ्तर में हो गया, तरक्की भी हुई। वहीं एक दूसरे मामले में जब एक लड़का धोती पहनकर रेलवे के ऑफिस में गया तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साफ है कि धोती एक वक्त में इतने सम्मान से नहीं देखी जाती थी, पर फिर इस धोती को महात्मा गांधी ने नई पहचान दी। 22 सितंबर 1921 को महात्मा गांधी एक फैसला करते हैं। फैसला विदेशी और गुजराती परिधान की बजाय सादी धोती और शॉल पहनने का, जो भारत की ज़्यादातर गरीब आबादी को दर्शाते थे। ये फैसला उन्होंने मदुरै में लिया था। उनका मानना था कि अगर वो गरीब लोगों के लिए और उनके साथ काम करना चाह रहे हैं तो उनके कपड़े उनसे अलग कैसे हो सकते हैं। फॉर्मल कपड़ों को छोड़ने के बारे में वो जिक्र करते हैं। ट्रेन में मद्रास से मदुरै जाते हुए मैंने अपने डिब्बे में भीड़ देखी। वो हालात से बेपरवाह थे। लगभग सभी ने विदेशी कपड़े पहन रखे थे। मैंने उनमें से कुछ से बात की, खादी की वकालत की, लेकिन उन्होंने ना में अपना सिर हिलाया। कहा, खादी महंगी है, इसे खरीदने के लिए हम काफ़ी गरीब हैं। मैं इस बात के पीछे की सच्चाई समझ गया था। उस वक्त मैंने वेस्ट, टोपी और पूरी धोती पहन रखी थी। वहीं 4 इंच लंबे लंगोट को पहने पुरुषों ने अपने शरीर से नग्न सत्य प्रस्तुत किया। ऐसे में मैं उन्हें क्या उत्तर दे सकता था, बजाय इसके कि मैं अपने शरीर से हर गैर ज़रूरी कपड़ा हटा दूं और आम लोगों के करीब आ सकूं। मदुरै की मीटिंग के बाद अगली सुबह मैंने ऐसा ही किया। फिर गांधी, खादी और धोती के रिश्ते से हम वाकिफ ही हैं। लाइफ मैगजीन में महात्मा गांधी की चरखे के साथ छपी तस्वीर भी इस बात की गवाही देती है। स्वदेशी खादी उनके जीवन में क्या अहमियत रखती थी, वो खुद भी धोती में नजर आते हैं। अक्सर वो बस एक सादा कपड़ा लपेटे दिखते थे। इसे लेकर एक बार उनसे सवाल पूछा गया। कहानी ये है कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड में थे। बकिंघम पैलेस में वो राजा जॉर्ज पंचम से मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने राजा से मिलने के लिए कोई खास पहनावा नहीं पहना था। वो सादा खादी का कपड़ा लपेटे हुए थे। उनसे जब तंज में पूछा गया कि क्या उन्होंने राजा से मिलने के लिए ठीक कपड़े पहन रखे हैं,
तब उन्होंने जवाब दिया कि राजा ने हम दोनों के लिए अकेले पर्याप्त कपड़े पहन रखे हैं। आगे के सालों में आज़ादी के बाद भी लोगों ने इसे पहनना जारी रखा। कांग्रेस भी खादी की तरफदारी करती नजर आई, धोती भी इसका हिस्सा थी। फिर बाद के सालों में अमर प्रेम के राजेश खन्ना, पुष्पा आई हेट टीयर्स से लेकर देवदास के शाहरुख खान तक सब ने फिल्मों में धोती को पहना। कहें तो पॉप कल्चर में धोती भी आई, आम लोगों के जहन में अपनी जगह और पुख्ता कर गई। आज के तारीख में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी राज विक्रम ने, और दूसरे कपड़ों के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए दिल ललंट और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।